Hello everyone, welcome to GATE Academy. I am Richa Gupta with you all and I will be dealing with engineering hydrology. So now, my dear students, क्या आप मुझे सबसे पहले बता सकते हो कि what exactly is hydrology? जैसे भी हम कोई भी सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हैं, सो एज पर माई एडवाइस डोंट स्टडी जस्ट फॉर क्लियरिंग फॉर द सेक ऑफ कोई एग्जाम्स क्लियर करने के लिए. फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जैसे अगर आप इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की बात करते हो तो उसमें आप क्या करते हो, ट्रीटमेंट प्लांट्स डिज़ाइन करते हो, नॉइज़ पोल्यूशन को मेजर कैसे कर सकते हैं, एयर पोल्यूशन को मेजर कैसे कर सकते हैं, चिमनी कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, ये सब चीज़ें पढ़ते हो. वैसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी में आप क्या स्टडी करते हो, क्या इसका इम्पोर्टेंस है हमारी डेली इंजीनियरिंग लाइफ में, वो क्या चीज़ें हैं, क्या आप मुझे बता सकते हो? जस्ट लुक एट दिस वर्ड इटसेल्फ, हाइड्रोलॉजी. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इट? कम ऑन, टेल मी फास्ट, एटलीस्ट ट्राई टू गेस. ओके फाइन. ये जो वर्ड है हाइड्रोलॉजी, फाइन, ये दो वर्ड से बना हुआ है. इफ यू सी, पहला है आपका हाइड्रो means water and the second word is your logos, जिसका मतलब होता है स्टडी और साइंस. राइट. सो अगर मैं पूछूं व्हाट इज हाइड्रोलॉजी, तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ हाइड्रोलॉजी मीन्स द साइंस ऑफ वाटर? आप इन दोनों वर्ड्स को कंबाइन करके अगर इसके मीनिंग्स को लिखते हो, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो मैं बोल सकती हूँ कि हाइड्रोलॉजी मीन्स द साइंस ऑफ वाटर. अब ये जो वर्ड है साइंस, इसका क्या मतलब हुआ? ठीक है, हम लोग कोई भी चीज़ अगर आप नॉर्मल डिस्कस करते हैं तो अपन बोलते हैं ना इसके पीछे एक साइंस छुपा हुआ है. ठीक है, तो वहीं अगर मैं हाइड्रोलॉजी की बात करूं तो बेसिकली साइंस ऑफ वाटर मतलब क्या? अच्छा चलो मैं आपको हिंट देती हूँ. कभी आपने सोचा है कि अगर वाटर ऑकर कहाँ से करता है, ये कैसे एग्जिस्ट करता है? क्योंकि आपको पता है वाटर बेसिकली 3 डिफरेंट फेसेस में एग्जिस्ट करता है, एक सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. तो कभी आपने सोचा कि ये कैसे ऑकर करता है? फाइन. ये सर्कुलेट कैसे होता है, हम तक तो पहुंचता हुआ हमने तो पता ही है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में कि ट्रीटमेंट प्लांट से पाइप्स के थ्रू पहुंचता है. बट एक्चुअली में इस पूरे अर्थ में वाटर एग्जिस्ट कहाँ करता है? और हम वाटर को वापस, क्योंकि वो हम बोलते हैं ना वाटर प्रेशियस है, उसको वेस्ट मत करो, क्यों ऐसा बोलते हैं, कहाँ पे लॉसेस हो रहे हैं, इन सब चीज़ों को जब स्टडी करते हैं दैट इज़ योर हाइड्रोलॉजी. फाइन. अब ये हाइड्रोलॉजी इम्पॉर्टेंट क्यों है ये भी मैं आपको बता देती हूँ. जैसे आप हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स कंस्ट्रक्ट करते हो, डैम्स, वियर्स, तो वहाँ पर आपका एक मेजर रोल प्ले करता है हाइड्रोलॉजी. फाइन. वाटर लेवल कितना होना चाहिए ताकि जो नियर बाय एरियाज़ है वहाँ के लोगों को अफेक्ट ना करे, उनके हैबिटेट को अफेक्ट ना करे, इन सब चीज़ों के लिए भी हमें हाइड्रोलॉजी ही पढ़ना पड़ता है. फाइन. सो नाउ ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है जिसमें हम लोग सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन पार्ट डील कर रहे हैं. सो पहले मैं आपको बता देती हूँ इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं. इस चैप्टर में हम लोग पूरे जो कॉन्सिक्वेंट चैप्टर्स या लेक्चर्स आने वाले हैं उसका एक ओवरव्यू डिस्कस करेंगे ब्रीफ में, क्योंकि उनके बेसिक टर्म्स के बारे में तो हम उस चैप्टर में डील करेंगे ही. फाइन. इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम सॉल्व करेंगे फ्रॉम आवर फर्स्ट चैप्टर. राइट. तो सबसे पहले हाइड्रोलॉजी क्या होता है, सब्जेक्ट स्टडी करें पर ये होता क्या है यही नहीं पता, देन इट्स ऑफ नो यूज़. फाइन. तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं. सो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, हाइड्रोलॉजी मीन्स द साइंस ऑफ वाटर which deals with occurrence, circulation and distribution of water
कहाँ पर की बात करूँगी, जो मैंने आपको कहा कि ऑकरेंस हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वाटर का, तो ये कहाँ पर हो रहा है? ऑब्वियसली अर्थ सरफेस पर हो रहा है और इसके एटमॉस्फेयर में हो रहा है, राइट? आई वॉन्ट यू टू पार्टिसिपेट, फाइन, बी एनर्जेटिक. Occurrence, circulation and distribution of water on the earth's surface and its atmosphere. फाइन, ये आपका हाइड्रोलॉजी होता है, राइट? अब इसके बाद आपको एक टर्म आपने सुना ही होगा, बेसिकली एक साइकिल होती है विच इज़ नोन एज योर हाइड्रोलॉजिक साइकिल. ये आपने अपने प्रिलिमिनरी क्लासेस में पढ़ा होगा. फाइन, इसमें बेसिकली अगर मैं आपसे पूछूं कि इस हाइड्रोलॉजिक साइकिल में क्या होता है, तो जनरली वाटर अलग अलग फेजेस में एग्जिस्ट करता है, उसका कन्वर्शन होता है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है. फाइन, सो एक बार इसको स्टडी कर लेते हैं अच्छे से. जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप डेफिनेशंस की तरफ मत जाना, मैं आपके लिए बोर्ड में लिख दूंगी. पहले जब हम लोग स्टडी करें तो बेसिकली आप उसी की तरफ फोकस करो, क्योंकि यहाँ पे हम ब्रीफ स्टडी कर रहे हैं, इसी से रिलेटेड डिटेल स्टडी हम उसके लेक्चर्स में करने वाले हैं. तो आपको स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर चीज़ें समझ में आनी चाहिए. फाइन, सो नाउ थोड़ा और डिस्टेंस में बना देती हूँ. Erase this. This is your river, फाइन. और यहाँ पर कोई आपका ओशंस एग्जिस्ट कर रहा है, एक कोई ओशन है जस्ट फिल्ड विथ वाटर. ये आपका कोई रिवर या स्ट्रीम है. फाइन, इसके बाद आपका एक यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सन है. राइट, देन यू हैव हियर ट्रीज. नीचे आपका है एक ग्राउंड वाटर टेबल. दिस इज योर ग्राउंड वाटर टेबल. फाइन, अब पूरा प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है वो डिस्कस करते हैं. सबसे पहले आप अगर बात करो तो आप सन पे फोकस करो. सन जो कि एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है. जब सन की रेज ओशंस के पानी में पड़ेगी तो क्या होगा? ऑब्वियसली अगर आप अपने घरों में ही देखते हो कि जब आप पानी गर्म करते हो गैस में, तो आप क्या करते हो? हीट प्रोवाइड करते हो. तो क्या होता है? पानी खौलता है, उसमें से धुआं निकलता है, भाप निकलता है. फाइन, वैसे ही यहाँ पर जब सन की रेज ओशंस में पड़ेगी तो क्या होगा? इवेपोरेशन होगा. अब ये इवेपोरेशन क्या होता है? जब लिक्विड, जो वाटर लिक्विड स्टेट में है, जब ये गैसियस स्टेट या बस उसको बोल सकते हो वेपर स्टेट में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन. तो सबसे पहले क्या हुआ? सन की रेज आई ओशंस में, ये वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. सो ये कुछ इस तरह से इवेपोरेशन हुआ. This is the evaporation. फाइन, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. दिस इज ई
शॉर्ट में, क्योंकि हम अब बाकी जगह आप यहीं पर आप ध्यान से देख लो, हम लोग मैक्सिमम जगह अब सिर्फ इवेपोरेशन के लिए ई लिखेंगे। इंजीनियर्स है शॉर्ट फॉर्म ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसलिए ई ही लिखेंगे आगे जब मैं आपको वाटर बजट इक्वेशंस वगैरह पढ़ाऊँगी तो। फाइन, अब क्या हुआ, ओशन से पानी ड्यू टू हीट रेडिएशन फ्रॉम द सन ये कन्वर्ट हो गया वेपर्स के फॉर्म में। एट अ हायर ऑल्टीट्यूड, सर्टेन हायर हाइट पर ये जाकर फॉर्म कर लेगा क्लाउड्स। तो अब इसने फॉर्म कर लिया क्लाउड्स। फाइन, तो ये फॉर्म कर लिया इसने क्लाउड्स। अब क्या हुआ, क्लाउड्स फॉर्म होने के बाद कंडेंसेशन होगा और वापस प्रेसिपिटेशन ऑकर करेगा। सो कंडेंसेशन के बाद वापस प्रेसिपिटेशन ऑकर करेगा। ये जो मैं ब्लू से मार्क कर रही हूँ ये है प्रेसिपिटेशन। अब बहुत लोगों को, बहुत स्टूडेंट्स को डाउट होता है, सबसे पहले उन्होंने ये वर्ड प्रेसिपिटेशन सुना नहीं होता, वो उन्होंने वर्ड रेनफॉल सुना होता है। तो हमेशा वो यही, हम लोग स्कूल लाइफ में तो बेसिकली रेनफॉल ही पढ़ते थे कि पानी गर्म होता है, वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, क्लाउड्स फॉर्म होता है, कंडेंसेशन होता है और पानी बन के गिरता है। बिल्कुल सही। बट एक्चुअली में अब क्योंकि हम इंजीनियरिंग फील्ड में आ गए हैं और इसको अब ब्रॉडली डील कर रहे हैं, हम इस रेनफॉल को प्रेसिपिटेशन बोलेंगे। रीज़न मैं आपको अभी हिंट दे देती हूँ, आगे के चैप्टर्स में आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि प्रेसिपिटेशन ज़रूरी नहीं है कि ये रेनफॉल के टर्म्स में ही हो सकता है कि ये स्नो के फॉर्म में आ जाए, ठीक है, ये हो सकता है ड्रिजलिंग के फॉर्म में आए, ग्लेस के फॉर्म में आए। अभी क्या टर्मिनोलॉजीज है, आई होप जो पहली बार पढ़ रहा होगा उसको समझ में नहीं आएगा, डोंट वरी, यहाँ पे उसकी ज़रूरत भी नहीं है, आगे के चैप्टर्स में मैं आपको समझाऊंगी। बस आप इतना ध्यान में रखो कि जब क्लाउड्स फॉर्म होकर कंडेंसेशन होता है, ऑब्वियसली रेनफॉल ऑकर होती है, बट हम उसको प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, क्योंकि रेनफॉल के साथ आप कभी कभी बोलते हो ना ओस की बूंदें गिर रही हैं, ठीक है, तो ये सब भी एक फॉर्म होता है प्रेसिपिटेशन का, राइट। सो यहाँ पे क्या हो गया आपका प्रेसिपिटेशन, दिस इज योर पी, प्रेसिपिटेशन, राइट। अब आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि क्योंकि सन की एनर्जी यहाँ पर है, ओशन से इवेपोरेशन ऑकर कर रहा है, तो जितना भी पानी है, जितना भी प्रेसिपिटेशन हो रहा है, क्या वो सिर्फ ओशंस में ही होगा? क्या वो जो प्रेसिपिटेशन है वो लैंड के सरफेस में ऑकर नहीं करेगा? क्योंकि ऑब्वियसली क्लाउड्स जो हैं वो तो ओशंस के ऊपर ही बन रहे हैं, कंडेंसेशन होकर तो वो सब ओशंस में ही गिरेंगे। तो कुछ पॉसिबिलिटी है कि जो पानी है वो लैंड में भी जाएगा, कि जितना पानी है, जितना प्रेसिपिटेशन है वो सब ओशंस में ही ऑकर करेगा? कम ऑन टेल मी फास्ट, कुछ पॉसिबिलिटी? ओके, आई विल टेल यू। क्या होता है, क्लाउड्स को एक फोर्स होता है आपका कोरिलियस फोर्स, फाइन। इस फोर्स के कारण क्लाउड्स जो होते हैं वो लैंड की तरफ मूव कर जाते हैं, फाइन, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ विंड। विंड चल रही है, हवा चल रही है, क्लाउड्स कहाँ आ गए? लैंड सरफेस में आ गए। तो अगर ये क्लाउड्स लैंड सरफेस के में आ जाते हैं तो ऑब्वियसली लैंड में भी क्या होगा? प्रेसिपिटेशन होगा। ये पूरे क्लाउड्स लैंड में आ गए तो लैंड में भी क्या होगा? प्रेसिपिटेशन होगा। तो प्रेसिपिटेशन हो रहा है, पानी गिर रहा है, ऐसे एरो के जैसे ही बना देती हूँ, फाइन। तो ये आपका प्रेसिपिटेशन ऑकर कर रहा है। बट एक्चुअली में क्या होता है, जब ये प्रेसिपिटेशन ऑकर कर रहा है तो कुछ अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन, या आप बोल सकते हो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर, ये ग्राउंड सरफेस में रीच करने से पहले ही इवेपोरेट होकर वापस चले जाते हैं। क्या कहा मैंने? कुछ अमाउंट ऑफ रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन ग्राउंड को हिट करने से पहले ही, मतलब आ रहे हैं नीचे, रेनफॉल हो रहा है अगर आप बोलो, तो नीचे पहुंचने से पहले ही वापस इवेपोरेट होकर ऊपर चले जाते हैं एटमॉस्फेयर में, फाइन। वहीं कुछ अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन आपके ये जो ट्रीज हैं इसमें रिटेन हो जाते हैं,
और सिमिलरली कुछ अमाउंट ऑफ रेनफॉल अगर आप देखोगे कि जो आपके बिल्डिंग्स का रूफटॉप होता है वहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिसको आप बोलते हो इंटरसेप्शन। मतलब कुछ समय के लिए शॉर्ट टर्म रिटेंशन होता है रेनफॉल का, आप बोल सकते हो ट्रीज में और आपके जो बिल्डिंग्स के जो रूफटॉप्स है उसमें। सो उसको आप क्या बोलते हो? इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन, फाइन ना। सिमिलरली ये तो बात हो गई इंटरसेप्शन की। अब अगर मैं बात करती हूँ कि बेसिकली आप बात कर लो कोई रूरल एरिया की, रूरल एरिया में तो आपको पता होता है कि वहाँ पे कच्चा रोड्स होती है, फाइन। यहाँ पे जैसे कंक्रीट की रोड्स है, इसकी बात नहीं कर रहे हम, बेसिकली कच्चा रोड्स की बात कर रहे हैं रूरल एरियाज़ में। तो क्या होता है वहाँ पे एट t=0 पर रेनफॉल हुआ, ठीक है, बारिश गिरने लगी, तो क्या t=0 पर पूरा जो पानी है क्या वो आपको सड़क पे बहते हुए दिखेगा? t=0 मतलब अभी तुरंत पानी स्टार्ट हुआ, क्या आपको तुरंत ही दिखने लगेगा कि पूरा पानी सड़क पे बह रहा है? कम ऑन टेल मी फास्ट, दिस इज कॉमन सेंस। कॉन्क्रीट रोड्स की बात नहीं हो रही है, कच्चा रोड्स की बात हो रही है। ऑब्वियसली नॉट। क्यों? क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ वाटर इनिशियल फेस में सॉइल एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट होता है वाटर का इनटू द सॉइल, या बेसिकली जो एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का इनटू द सॉइल, इसको आप बोलते हो इनफिल्ट्रेशन। अभी तो आप बस इतना ही समझो, अभी आगे के जब लेक्चर्स होंगे तब आपको पता चलेगा इनफिल्ट्रेशन कितना बड़ा टॉपिक है, फाइन। सो यहाँ पर ये हो गया इनफिल्ट्रेशन। जो सॉइल है उसने एब्जॉर्ब कर लिया बेसिकली वाटर को, तो ये प्रोसेस क्या हुई आपकी? इनफिल्ट्रेशन, राइट। अब क्या होता है आप मुझे बताओ, सॉइल कब तक पानी को एब्जॉर्ब कर सकता है? फाइन, कब तक एब्जॉर्ब कर सकता है? जितनी उसकी फील्ड कैपेसिटी हो या बेसिकली सैचुरेशन कैपेसिटी हो, उसके बाद तो वो एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा ना, ऑब्वियसली, राइट। अगर एग्जाम्पल देख लो, अगर हम लोग को जैसे मुझे खाना खाना है, मैंने इतना खाना खा लिया, इतना खाना खा लिया, या आपने इतना खाना खा लिया कि अब आपके पास सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर पीने की भी आपके स्टमक में जगह नहीं बची है, तो आप अपनी सैचुरेशन कैपेसिटी को रीच कर गए कि बस इसके बाद तो एक ड्रॉप ऑफ वाटर भी मैं नहीं पी सकता, पानी तो खाना तो गले तक आ गया, ऐसा अपन जनरली कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर बात करूँ तो सॉइल के केस में वो अपनी सैचुरेशन कैपेसिटी को रीच कर गया। इसके बाद अगर कोई पानी है, फाइन, अगर इनफिल्टर्ड होकर कोई पानी सैचुरेशन कैपेसिटी को तो रीच कर गया, उसके बाद इनफिल्टर होकर कोई पानी अगर ग्राउंड वाटर टेबल को रीच कर जाता है, फाइन, अगर कोई इनफिल्टर्ड वाटर है और उसको वो डीप इनसाइड द ग्राउंड जाकर ग्राउंड वाटर टेबल में मिल जाता है, देन इट इज नोन एज परकोलेशन। डीप इनफिल्टर्ड वाटर दैट रीचेज द ग्राउंड वाटर टेबल इज नोन एज योर परकोलेशन, राइट। इतनी टर्मिनोलॉजीज आपको क्लियर हो गई। अब आपने तो पता है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है प्लांट्स में, ट्रीज में, राइट। तो अब क्या होता है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ओपनिंग और क्लोजिंग होती है स्टोमेटा की। स्टोमेटा इज द प्रिंसिपल ऑर्गन विच पार्टिसिपेट इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, राइट। तो अब जब ओपनिंग और क्लोजिंग होती है स्टोमेटा की, कौन से प्रोसेस में? फोटोसिंथेसिस की। तो उस समय जो आपका बेसिकली प्लांट है या ट्री है वो वाटर एब्जॉर्ब करता है सॉइल से, रूट जोन से वाटर एब्जॉर्ब करता है, और जब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ड्यूरिंग द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा ये जो वाटर है जो आपने एब्जॉर्ब किया था ट्रीज ने रूट्स से, ये क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है इनटू द एटमॉस्फेयर। इसको आप बोलते हो, इस प्रोसेस को आप बोलते हो ट्रांसपिरेशन, फाइन। दिस इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। बहुत स्टूडेंट्स
बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं इंटरसेप्शन में और ट्रांसपिरेशन में। ट्रांसपिरेशन कब हुआ? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, व्हेन देयर इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, plants or trees absorb water from the root zone which is lost during this process. This process where water is lost during photosynthesis is known as transpiration, right? और इंटरसेप्शन में आपको क्या बोला था मैंने, जब रेनफॉल ऑकर करती है तो पार्ट तो वापस इवेपोरेट हो जाता है, वाइल अ पार्ट इज रिटेन्ड फॉर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, कुछ समय के लिए रिटेन हो जाता है आपके कोई बिल्डिंग्स में, रूफटॉप बिल्डिंग्स में या फिर ट्रीज में, तो जिसको आप बोलते हो इंटरसेप्शन। कंफ्यूज मत होना, फाइन। चलो, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब आप देखो कि क्या होता है, कुछ पानी, कुछ रेनफॉल जब ऑकर करता है, रेनफॉल ऑकर कर रहा है, राइट, तो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर पहले तो सरफेस के अंदर चला जाता है, ठीक है, सरफेस के अंदर चला जाता है, उसके बाद ये वापस सरफेस में आ जाता है, मतलब वापस ये फ्लो करने लगता है। इस कंडीशन को आप बोलते हो प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो। इंटरफ्लो भी बोलते हैं, बेसिकली इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो। क्या हुआ उसमें, वाटर तो पहले एब्जॉर्ब हो गया, फिर वापस एट अ सर्टेन डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद फिर सरफेस में फ्लो करना स्टार्ट कर दिया। So this is known as your prompt interflow, right? Now, ये तो हमने बात कर लिया। इसके बाद दो चीज़ें बचती है जिसके बारे में हम बात करते हैं। एक होता है आपका बेस फ्लो। बेस फ्लो क्या होता है, ये यहाँ पे एक एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्लो ऑकर करता रहता है, बेस फ्लो ये ऑकर कर रहा है, ठीक है, और ये सर्टेन डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद, कोई सर्टेन डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद ये किसी रिवर या स्ट्रीम से मीट कर जाता है, राइट? सो इसको बोलते हैं बेस फ्लो। बेस फ्लो पर्कोलेशन में भी कंफ्यूज मत होना। डीप इनफिल्टर्ड वाटर जो कि ग्राउंड वाटर टेबल में जाके मिलता है वो पर्कोलेशन होता है, पर बेस फ्लो जो कि फ्लो करता रहता है नीचे, सरफेस के नीचे, अंडरग्राउंड सरफेस में, और ये कहीं एट अ सर्टेन डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद रिवर या स्ट्रीम में मिल जाता है। सो दिस इज योर बेस फ्लो। अब सबसे पहले आपका प्रेसिपिटेशन ऑकर किया, जिससे ट्रांसपिरेशन, इंटरसेप्शन, इन्फिल्ट्रेशन सब कुछ हो गया। उसके बाद जो आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर जो कि ड्रेन्ड हुआ, ठीक है, उसको आप बोलते हो रन ऑफ। ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज द रन ऑफ, ये आपका रन ऑफ, राइट? सो वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्रेन्ड बाय अ स्ट्रीम, रिवर, ठीक है, इज नोन एज योर रन ऑफ। जितना भी इवेपोरेशन होना था, ट्रांसपिरेशन होना था, इंटरसेप्शन होना था, जितना पानी इनफिल्ट्रेशन हो गया, सब कुछ होने के बाद जो आपको पानी बहता हुआ दिख रहा है सरफेस में, दैट इज योर सरफेस रन ऑफ, और यू कैन से इट एज रन ऑफ। फाइन। तो ये पूरी एक हाइड्रोलॉजिक साइकिल है जो मिलियन ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स से चलती आ रही है और आगे भी चलती जाएगी। फाइन। और ये प्रोसेस क्यों हम बोल रहे हैं कि बार बार होता ही रहता है, क्योंकि आपने पहले देखा इवेपोरेशन हुआ, क्लाउड्स फॉर्म हुए, कंडेंसेशन हुआ, फिर वापस रेनफॉल हुआ, फिर वापस इवेपोरेशन होगा, क्लाउड्स फॉर्म होंगे, कंडेंसेशन होगा, प्रेसिपिटेशन होगा। तो ये साइकिल कंटिन्यूअसली एटमॉस्फेयर में चलती रहती है। फाइन। अब ये तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो, विच इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ दिस हाइड्रोलॉजिक साइकिल। इस पूरे हाइड्रोलॉजिक साइकिल में ड्राइविंग फोर्स कौन सा है? कम ऑन। मैंने जब स्टार्ट किया था हाइड्रोलॉजिक साइकिल तभी मैंने आपको एक टर्मिनोलॉजी बताई थी कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के थ्रू हाइड्रोलॉजिक साइकिल स्टार्ट होती है। कम ऑन, टेल मी फास्ट। ओके, दैट इज योर सन, which I told you it is the ultimate form of energy। तो पूरे हाइड्रोलॉजिक साइकिल का ड्राइविंग फोर्स कौन है? दैट इज योर सन। ये आपको पता रहना चाहिए। फाइन।
सो ये तो हमने पूरा हाइड्रोलॉजिक साइकिल डील कर लिया है, तो जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है उसका बेसिक डेफिनेशंस लिख लेते हैं जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन पर्पस। अदरवाइज आपकी हैबिट होती है कि जब मैं बोलती जाती हूँ तो मेरे वर्ड्स को ही आप कॉपी कर लेते हो, दैट आई डोंट वांट, इसलिए आई टेक द पेन एंड राइट इट सो दैट यू बेसिकली कॉन्सेंट्रेट ऑन इट। फाइन। सो सबसे पहले एवापोरेशन, एवापोरेशन क्या होता है? Evaporation is the conversion of liquid, the conversion of water basically from liquid to vapor state, you can say, or gaseous state. Fine. वैसे ही precipitation क्या होता है? इसका अपकमिंग चैप्टर में हम लोग सबसे पहले प्रेसिपिटेशन ही पढ़ेंगे, तब आपको और मज़ा आएगा, तब आपको अच्छे से पता चल जाएगा प्रेसिपिटेशन होता क्या। हम लोग सिर्फ बचपन से रेनफॉल 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 भूलते आ रहे हैं, बट एक्चुअली में हाइड्रोलॉजिक साइकिल में प्रेसिपिटेशन होता है। फाइन। सो डिपोजिशन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस किसी भी फॉर्म में हो सकता है, स्नो के फॉर्म में, रेन के फॉर्म में, स्नो के फॉर्म में, हेल के फॉर्म में। अब ये हेल क्या होता है अभी मैं नहीं बता रही हूँ, आगे आपको बताऊँगी। चलो क्वेरी ना हो कुछ स्टूडेंट्स को, ये एक लंप होता है, आइस का होता है ना डिल्ला, वैसा लंप होता है। फाइन। सो एवापोरेशन बता दिया, प्रेसिपिटेशन बता दिया, इंटरसेप्शन बता देती हूँ। Interception short term retention of rainfall in the foliage of vegetation। ये फॉइलेज का होता है प्रिंसिपल कंपोनेंट जो टेक पार्ट करता है फोटोसिंथेसिस में। जनरली वहीं पर क्या होता है, वाटर रिटेन हो जाता है। सो दिस इज योर इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन के बाद क्या आता है, हम लोग और किसके बारे में बात कर सकते हैं? इनफिल्ट्रेशन के बारे में लिख लेते हैं। मूवमेंट ऑफ वाटर into the soil of the earth surface। फाइन। इसके बाद और क्या बच रहा हमारा? ट्रांसपिरेशन। मेन चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ ट्रांसपिरेशन का। soil moisture taken up soil moisture taken up through the roots of the plant। रूट से आप लेते हो पानी and discharge it into the atmosphere। right, into the atmosphere। कहाँ से? फॉइलेज से ही, थ्रू द फॉइलेज बाय एवापोरेशन। ठीक है। सॉइल मॉइस्चर जो आप रूट से लेते हो और डिस्चार्ज कर देते हो एटमॉस्फेयर में थ्रू द फॉइलेज, प्रिंसिपल कंपोनेंट जो पार्टिसिपेट करता है फोटोसिंथेसिस में बाय द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन। राइट। तो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हमने लिख लिया है। पर्कुलेशन, डीप इनफिल्टर्ड वाटर विच रीचेज द
which joins the groundwater table. Fine. Similarly, base flow, water flowing at a certain depth below the groundwater surface, which ultimately joins a river or stream. Fine. धीरे ही बोल रही हूँ, अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, वैसे नीड नहीं है, समझ लो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये डेफिनेशंस तो आपसे नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम में, राइट. सो आई होप आपको हाइड्रोलॉजी का पहला पूरा सिनेरियो क्लियर है कि हाइड्रोलॉजिक साइकिल क्या होता है. ट्रांसपिरेशन, इंटरसेप्शन, इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन, ये सब जो वर्ड्स लिखे गए हैं ना, इनका सेपरेट चैप्टर्स है जो आप स्टडी करोगे, जैसे इनफिल्ट्रेशन. एक चीज़ और, जब इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन एक साथ ऑकर करते हैं तो इसको आप बोलते हो इवेपोट्रांसपिरेशन. फाइन. तो ये तो हमने बात कर ली पूरी हाइड्रोलॉजिक साइकिल की. अब आगे कमिंग चैप्टर्स में हम लोग बात करते हैं वाटर बजट इक्वेशंस की, एंड देन वील मूव फर्दर. एक चीज़ और जो हाइड्रोलॉजिक साइकिल में मुझे आपको बताना है कि यहाँ पर बेसिकली दो कंपोनेंट्स एग्जिस्ट करते हैं. पहला है आपका ट्रांसपोर्टेशन कंपोनेंट, या यहाँ पे ऊपर आप लिख सकते हो हाइड्रोलॉजिक साइकिल कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट कंपोनेंट्स. फर्स्ट वन इज योर ट्रांसपोर्टेशन कंपोनेंट, एंड द अदर वन इज योर, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, दूसरा है आपका स्टोरेज कंपोनेंट. अब ये ट्रांसपोर्टेशन कंपोनेंट क्या है और स्टोरेज कंपोनेंट क्या है ये देख लेते हैं. ट्रांसपोर्टेशन कंपोनेंट मतलब वाटर मूव कर रहा है किसी पर्टिकुलर पॉइंट से. तो आप इस पूरे हाइड्रोलॉजिक साइकिल में तो बता ही सकते हो कि कहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं. बेसिकली अगर आप देखो तो इवेपोरेशन एक आपका ट्रांसपोर्टेशन कंपोनेंट है. प्रेसिपिटेशन मूव कर रहा है ना, ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या, मूव करना एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक. इवेपोरेशन एक ट्रांसपोर्टेशन कंपोनेंट है, प्रेसिपिटेशन एक ट्रांसपोर्टेशन कंपोनेंट है. आगे आप चलोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर आपका जो ये ट्रांसपिरेशन हो रहा है, इंटरसेप्शन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है बेसिकली. सिमिलरली प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो, बेस फ्लो, इनफिल्ट्रेशन, बेसिकली क्या हो रहा है, सब में मूवमेंट हो रहा है. तो ये सब क्या है आपके ट्रांसपोर्टेशन कंपोनेंट. तो मैं इसे लिख भी देती हूँ, प्रेसिपिटेशन, evaporation, फाइन. उसके बाद आपका बेस फ्लो, इनफिल्ट्रेशन, रन ऑफ, ट्रांसपिरेशन, प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो नहीं लिखा ना, प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो. ये सब बेसिकली क्या है आपके ट्रांसपोर्टेशन कंपोनेंट्स है, राइट. इसके बाद अगर मैं बात करूँ स्टोरेज कंपोनेंट्स की कि कहाँ पर पानी स्टोर हो रहा है, स्टोरेज हो रहा है, तो बेसिकली इस रिवर या स्ट्रीम को आप डिप्रेशन स्टोरेज भी बोलते हो, राइट. तो कहाँ पे स्टोर हो रहा है रिवर या स्ट्रीम में, तो ये भी क्या है आपका सरफेस में स्टोर हो रहा है. तो सरफेस वाटर स्टोरेज एक स्टोरेज हुआ. कुछ अमाउंट ऑफ पानी क्या है सॉइल एब्जॉर्ब कर ले रहा है, तो वो हो जाएगा सॉइल मॉइस्चर स्टोरेज. कुछ अमाउंट ऑफ पानी आपका ग्राउंड वाटर टेबल जो है वो एब्जॉर्ब कर ले रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका ग्राउंड वाटर स्टोरेज, राइट. तो आपके पास तीन टाइप के स्टोरेज हैं. फर्स्ट इज योर surface storage, groundwater storage, and the next one is your soil moisture storage. तो ये बेसिकली आपके दो कंपोनेंट्स होते हैं हाइड्रोलॉजिक साइकिल में. एक तो सन जो ड्राइव करता है पूरे हाइड्रोलॉजिक साइकिल को, ड्राइविंग फोर्स है. दूसरा दो कंपोनेंट होते हैं, एक ट्रांसपोर्टेशन कंपोनेंट और दूसरा स्टोरेज कंपोनेंट. आई होप अब आपको क्लियर होगा. अगर आपसे कोई पूछ दे कि इनफिल्ट्रेशन, रन ऑफ या ट्रांसपोर्टेशन कंपोनेंट है कि स्टोरेज कंपोनेंट है, तो सिंपली आप आंसर कर लोगे. फाइन. सो दिस वॉज द थिंग जो मुझे एक्स्ट्रा थी, मुझे लगा आपको बता देना चाहिए जस्ट फॉर योर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू. सो दिस मच इज क्लियर. नाउ वील मूव फर्दर.